नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद साथियों। प्यारे साथियों, हम पढ़ रहे थे अजमेर का इतिहास और अजमेर के इतिहास की इस श्रेणी में अगले जो शासक हैं दोस्तों, अजमेर के एक प्रतिष्ठित शासक हैं जिनका नाम है पृथ्वीराज थर्ड। चौहान वंश के प्रतापी शासक पृथ्वीराज थर्ड। प्यारे साथियों, ये जो पृथ्वीराज थर्ड है, देखिए, ये जो अजमेर के अगले शासक हैं इनका नाम है पृथ्वीराज थर्ड। और पृथ्वीराज थर्ड का जन्म पृथ्वीराज थर्ड का जन्म दोस्तों 1166 में हुआ। पृथ्वीराज थर्ड का जन्म कब हुआ? 1166 में। इनका जन्म अहिल पाटन गुजरात में हुआ। कहाँ पे हुआ? अहिल पाटन गुजरात में हुआ। अहिल पाटन गुजरात में हुआ। प्यारे साथियों, पृथ्वीराज थर्ड के पिता, इनके पिता का नाम था सोमेश्वर। पृथ्वीराज थर्ड के पिता का क्या नाम था? सोमेश्वर। और सोमेश्वर की मृत्यु हुई दोस्तों 1177 में। सोमेश्वर की मृत्यु कब हुई? 1177 में। इनको मना किया कि नाडोल, इनको मना किया कि नाडोल, कहाँ नाडोल? पाली के आसपास, वरना क्या हो जाएगी? मृत्यु। नाडोल, कहाँ नाडोल? पाली के आसपास, वरना क्या हो जाएगी? मृत्यु। अर्थात पृथ्वीराज थर्ड के पिता सोमेश्वर की मृत्यु 1170 में नाडोल पाली में हुई। कहाँ पे हुई? नाडोल पाली में हुई। इनके सोमेश्वर के ऑलरेडी एक बेटा था पृथ्वीराज थर्ड। और पृथ्वीराज थर्ड इनके पिता के मरने के बाद, यानी कि सोमेश्वर के मरने के बाद, अजमेर का जो अगला शासक बना वो बना दोस्तों पृथ्वीराज थर्ड। और पृथ्वीराज थर्ड दोस्तों लगभग 11 वर्ष की उम्र में इनका राज्याभिषेक हुआ। 11 वर्ष की उम्र में राज्याभिषेक हुआ। तो साथियों, 11 वर्ष का एक बच्चा शासन चलाने में माहिर नहीं होता है। तो उस समय इसकी जो मदद की, यानी कि इनका जिसने संरक्षण किया, यानी कि इनकी जो संरक्षिका थी, इनकी दोस्तों माँ। और इनकी जो माँ थी वो थी दोस्तों कर्पूरी देवी। इनकी माँ का नाम है कर्पूरी देवी। इनकी माँ कर्पूरी देवी ने इनका संरक्षण किया। और कर्पूरी देवी कौन है दोस्तों? ये दिल्ली के दिल्ली के अनंगपाल तोमर की पुत्री है। दिल्ली के अनंगपाल तोमर की पुत्री कौन? कर्पूरी देवी। कर्पूरी देवी भी एक महिला है, उन दोनों शासन चलाने में माहिर नहीं है। तो उन दोनों कर्पूरी देवी की सहायता की इनके एक मुख्यमंत्री ने। और इनके जो मुख्यमंत्री थे, इनके मुख्यमंत्री का नाम है कदमबास। क्या नाम है? कदमबास या कैमास। कई किताबों में ये भी मिलेगा, कदमबास या कैमास ने इनकी प्रारंभिक क्या की? मुख्यमंत्री ने सहायता की। और दोस्तों इनकी सहायता की इनके एक सेनापति ने। और इनके सेनापति का नाम है भुवनमल। सेनापति का क्या नाम है? भुवनमल। 11 वर्ष की उम्र में राज्याभिषेक हुआ पृथ्वीराज थर्ड का। दोस्तों पृथ्वीराज थर्ड के बचपन का नाम, इनके बचपन का नाम इनके बचपन का नाम था राय पिथोरा। राय पिथोरा ने मुगलों के छक्के छुड़ा दिए, तो इनके बचपन का क्या नाम था? राय पिथोरा। दोस्तों इन्होंने, पृथ्वीराज थर्ड ने एक उपाधि भी धारण की। इनकी एक उपाधि थी, और उपाधि थी दोस्तों इनकी दिग्विजय। कौन सी उपाधि थी? दिग्विजय। और दिग्विजय उपाधि नहीं थी, इनकी एक उपाधि थी, और उपाधि का नाम है दल पोंगल। इनकी उपाधि का नाम है दल पोंगल। और दल पोंगल का मतलब होता है दोस्तों विश्व विजेता। दल पोंगल का मतलब क्या होता है? विश्व विजेता। और साथियों, इन्होंने एक नीति अपनाई। पृथ्वीराज थर्ड की एक नीति थी। इनकी नीति थी दोस्तों दिग्विजय। और दिग्विजय का क्या मतलब होता है? दिग्विजय का मतलब होता है आस पास के आसपास के शासकों को जीतकर। आसपास के शासकों को जीतकर आसपास के शासकों को जीतकर अधीनता स्वीकार करवाना।
आसपास के शासकों को जीतकर अधीनता स्वीकार करवाना। आसपास के शासकों को जीतकर अधीनता स्वीकार करवाना। प्यारे साथियों, हम पढ़ रहे हैं अजमेर के अगले शासक पृथ्वीराज थर्ड। पृथ्वीराज थर्ड का जन्म 1166 में अहिल पाटन गुजरात में हुआ। इनके पिताजी का नाम है सोमेश्वर और सोमेश्वर की मृत्यु 1177 में नाडोल पाली में हुई। तो जब सोमेश्वर की मृत्यु हुई तो इनका बेटा पृथ्वीराज थर्ड उस समय लगभग 11 वर्ष के थे। तो 11 वर्ष की अल्पायु में जब ये शासक बने तो इनका जो संरक्षण किया, इनकी मां ने संरक्षण किया और इनकी संरक्षिका थी कर्पूरी देवी, जो दिल्ली के अनंगपाल तोमर की पुत्री हैं। ये जो कर्पूरी देवी है, उस समय इनकी मदद की इनके एक मुख्यमंत्री ने, कदमबास या कैमास ने। एग्जाम में क्वेश्चन आया, पृथ्वीराज थर्ड के प्रारंभिक मुख्यमंत्री का क्या नाम है? तो क्या नाम है? कदमास या कैमास। और मदद की सेनापति भुवनवल ने, तो इनके प्रारंभिक सेनापति का क्या नाम है? तो भुवनवल। प्यारे साथियों, 11 वर्ष की उम्र में राज्याभिषेक हुआ। इनके बचपन का नाम राय पिथौरा और उपाधि गलपुंगल, जिसका मतलब होता है विष विजेता। इन्होंने एक नीति अपनाई, दिग्विजय, और दिग्विजय का मतलब होता है आसपास के शासकों को जीतकर अधीनता स्वीकार करवाना। मतलब ये दोस्तों आसपास के शासकों के ऊपर जाएंगे और आसपास के शासकों के ऊपर पृथ्वीराज थर्ड आक्रमण करेंगे और आक्रमण करके उनको दोस्तों क्या करेंगे? अधीनता स्वीकार करवाएंगे। आसपास के शासकों के ऊपर आक्रमण करने के लिए जाएंगे और आक्रमण करके क्या करवाएंगे? उनको अधीनता स्वीकार करवाएंगे। यानी कि दिग्विजय की नीति है पृथ्वीराज थर्ड की। देखो यहाँ की बात है अजमेर की, और अजमेर का जो शासक है वो है पृथ्वीराज थर्ड। और पृथ्वीराज थर्ड की जो नीति है, नीति कौन सी है दोस्तों? दिग्विजय। और दिग्विजय के तहत इन्होंने क्या किया? दिग्विजय के तहत इन्होंने दोस्तों 1177 में, कब की बात है? 1177 की। 1177 में गुजरात के शासक, इधर क्या पड़ता है? गुजरात। 1177 में गुजरात के शासक, 1177 में गुजरात के शासक भीम सेकंड को, किसको? भीम सेकंड को परास्त किया। 1177 में गुजरात के शासक भीम सेकंड को क्या किया दोस्तों? परास्त किया। किसने? पृथ्वीराज थर्ड ने। प्यारे साथियों, दिग्विजय नीति के तहत पृथ्वीराज थर्ड ने 1178 की बात है, 1178 में एक युद्ध हुआ। कौन से युद्ध में? गुड़गांव के युद्ध में। गुड़गांव, गुड़गांव के युद्ध में 1178 में गुड़गांव के युद्ध में अपने चचेरे भाई, अपने चचेरे भाई नागार्जुन को परास्त किया। किसे परास्त किया? चचेरे भाई नागार्जुन को क्या किया दोस्तों? परास्त किया। अपने चचेरे भाई नागार्जुन को परास्त किया। किसने? पृथ्वीराज थर्ड ने। देखो दोबारा से समझें, 1178 में पृथ्वीराज थर्ड ने गुड़गांव के युद्ध में, गुड़गांव का मैदान हरियाणा में पड़ता है, गुड़गांव के युद्ध में अपने चचेरे भाई नागार्जुन को परास्त किया। प्यारे साथियों, पृथ्वीराज थर्ड ने 1182 में सतलज, कहां से? सतलज, सतलज प्रदेश से, सतलज प्रदेश से आने वाली, सतलज प्रदेश से आने वाली भंडानक जाति का दमन किया। एक जाति है जिसका नाम है भंडानक। भंडानक जाति का क्या किया दोस्तों? दमन किया। पृथ्वीराज थर्ड ने 1182 में सतलज प्रदेश से आने वाली भंडानक जाति का दमन किया। और क्या किया दोस्तों? पृथ्वीराज थर्ड ने 1182 में तुमुल के युद्ध में, कौन से युद्ध में? तुमुल के युद्ध में, तुमुल के युद्ध में, है ना, यूपी में पड़ता है ये तुमुल का मैदान। तुमुल के युद्ध में महोबा के शासक, कहाँ के शासक? एक जगह है महोबा, महोबा के शासक, तुमुल के युद्ध में महोबा के शासक। और महोबा के शासक का नाम है दोस्तों परमर्दी देव चंदेल। क्या नाम है? परमर्दी देव चंदेल। परमर्दी देव चंदेल को परास्त किया।
को क्या किया दोस्तों, परास्त किया। और इस युद्ध में परमर्दी देव चंदेल के दो वीर सेनापति, कौन, आला व उदल, वीर सेनापति आला व उदल लड़ते हुए मारे गए। प्यारे साथियों, पृथ्वीराज षड ने 1182 में तुमुल के युद्ध में महोबा के शासक परमर्दिदेव चंदेल को परास्त किया। और इस युद्ध में परमर्दिदेव चंदेल के दो सेनापति आला व उदल दोनों लड़ते हुए मारे गए। एक बात की बात है, पृथ्वीराज थर्ड ने क्या किया दोस्तों, बात है कन्नौज की। कहाँ की बात, कन्नौज की। और कन्नौज के एक शासक थे, उनका नाम है जयचंद गहडवाल। क्या नाम है, जयचंद गहडवाल। और जयचंद गहडवाल के एक लड़की थी, उनका नाम है संयोगिता। क्या नाम था, संयोगिता। जयचंद गहडवाल के एक पुत्री है संयोगिता। और संयोगिता एक बार दोस्तों दिल्ली गई। कहाँ पे गई थी, दिल्ली। उन दोनों अजमेर के शासक पृथ्वीराज थर्ड ये भी दिल्ली गए हुए थे। दोनों की बातचीत हुई, जानकारी हुई तो पृथ्वीराज थर्ड संयोगिता को चाहने लगे। इस बात का पता चल गया कन्नौज के शासक जयचंद गहडवाल को। तो जयचंद गहडवाल अपनी पुत्री संयोगिता को कन्नौज से वापस लेके आया, सॉरी दिल्ली से वापस लेके आया और कन्नौज लेकर के आ गया। और जब कन्नौज लेकर के आ गया, ऐसी परिस्थिति में घर वाले क्या करते हैं, शादी करते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में कन्नौज के शासक जयचंद गहडवाल ने संयोगिता की शादी के लिए स्वयंवर रचा। स्वयंवर रचा। अब स्वयंवर रचा तो स्वयंवर में क्या होता है, लड़की स्वयंवर का चुनाव करती है। ये तो लड़की ने स्वयंवर का चुनाव कर भी लिया था पृथ्वीराज थर्ड को, है ना, लेकिन फिर भी स्वयंवर रचा। और स्वयंवर में विभिन्न रियासतों के राजाओं को निमंत्रण दिया, विभिन्न राजाओं को बुलाया गया। अब स्वयंवर में विभिन्न रियासतों के राजाओं को बुलाया गया, लेकिन अजमेर के शासक पृथ्वीराज थर्ड को नहीं बुलाया गया। अजमेर के शासक पृथ्वीराज थर्ड को नहीं बुलाया गया। और ऐसा कहते हैं कि उसे अपमानित करने के लिए पृथ्वीराज थर्ड की पत्थर की बनी हुई, पाषाण की बनी हुई एक मूर्ति दरवाजे पे पंडाल के सामने लगवा दी। दृश्य यह है कि संयोगिता का स्वयंवर चालू हुआ, हाथ में संयोगिता को एक माला दी गई और पृथ्वीराज सॉरी संयोगिता धीरे 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 सारे राजाओं के सामने उस माला को लेकर के जाए। राजा की तरफ देखे कैंसिल, राजा की तरफ देखे कैंसिल, राजा की तरफ देखे कैंसिल, क्योंकि उसकी तो ऑलरेडी बातें हो रखी थी। किसके साथ में, पृथ्वीराज थर्ड के साथ में, सब कुछ सेटल्ड था। पृथ्वीराज थर्ड दोस्तों लास्ट में आया और लास्ट में आकर के ऐसी एंट्री की और सीधा घोड़े पे बैठाया संगीता को और सीधा स्वयंवर से उठा ले गया। इस पूरी बात को यदि एक लाइन में खत्म करते हैं तो अजमेर का शासक पृथ्वीराज थर्ड कन्नौज की शासक जयचंद गहडवाल की पुत्री संयोगिता को स्वयंवर से उठा लाया। संयोगिता को स्वयंवर से उठा लाया। देखिए, पृथ्वीराज थर्ड की दोस्तों एक नीति है और नीति का नाम है, क्या नाम है, दिग्विजय। ये जो पृथ्वीराज थर्ड की जो नीति है ना, दिग्विजय, दिग्विजय का मतलब होता है आसपास के शासकों को जीतकर अधीनता स्वीकार करवाना। और इस नीति के तहत पृथ्वीराज थर्ड ने 1182 में 1182 में सॉरी 1177 में गुजरात के शासक भीम सेकंड को परास्त किया। और 1178 में गुड़गांव के युद्ध में अपने चचेरे भाई नागार्जुन को परास्त किया। और क्या किया, 1182 में सतलज प्रदेश से आने वाली भंडाना जाति का दमन किया। और 1182 में तुमुल के युद्ध में महोबा के शासक परमर्दी देव चंदेल, महोबा के शासक कौन है, परमर्दी देव चंदेल को परास्त किया। और इस युद्ध में परमर्दी देव चंदेल के दो सेनापति कौन, आला व उदल दोनों लड़ते हुए मारे गए। अगला क्या काम हुआ, पृथ्वीराज थर्ड कन्नौज के शासक जयचंद गहडवाल की पुत्री संयोगिता को स्वयंवर से उठा लाया। जब ये संयोगिता को स्वयंवर से उठा लाया, उस समय दोस्तों भारत में खतरे के बादल मंडरा रहे थे। जब ये संयोगिता को स्वयंवर से उठा लाया, उस समय क्या था दोस्तों, उस समय भारत में दोस्तों भारत में खतरे के बादल, उस समय भारत में खतरे के बादल मंडरा रहे थे। खतरे के बादल मंडरा सॉरी उस समय भारत में खतरे के बादल मंडरा रहे थे। किसके नेतृत्व में मंडरा रहे थे, मोहम्मद गोरी के नेतृत्व में मंडरा रहे थे। मोहम्मद गोरी का पूरा नाम है शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी।
और शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी दोस्तों ये गजनी का शासक है, गजनी। और गजनी कहाँ पे पड़ता है? गजनी अफगानिस्तान में पड़ता है। गजनी कहाँ पे पड़ेगा? अफगानिस्तान में। और गजनी अफगानिस्तान का शासक है मोहम्मद गोरी। और इसका एक ही लक्ष्य है, इसका एक ही लक्ष्य है, और इसका जो लक्ष्य है वो है दोस्तों भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना करना। देखो यहां से टर्न होती है भारत के इतिहास की कहानी। भारत में मुस्लिम है ना, भारत में मुस्लिम मतलब इस्लाम, मुस्लिम, भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना करना। देखिए ये लक्ष्य है, भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना करना। ऐसा लक्ष्य किसका है? ऐसा लक्ष्य दोस्तों मोहम्मद गोरी का। देखो ये सिचुएशन बनती है, ये तो तुम्हारा है दक्षिण भारत, दक्षिण भारत है। और यहाँ जो ये जो जगह है ना दोस्तों, ये जो जगह है, ये जो जगह है ना, ये जो जगह है, ये जो जगह है ऐसी, ये जगह है राजस्थान की। किसकी? राजस्थान की। और राजस्थान में इधर जो जगह है ना, ये जगह है गुजरात। कौन सी जगह है ये? गुजरात। और इधर जो शासक है दोस्तों ये है कौन? मोहम्मद गोरी। और मोहम्मद गोरी का एक ही लक्ष्य है, भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना करना। और भारत में उन दोनों सबसे बड़ी गद्दी होती दिल्ली। अब ये दिल्ली जाना चाहता है, और दिल्ली ये इस रास्ते से जा रहा है, देखो इस रास्ते से यूं जाना चाहता है। तो इस रास्ते से जाएगा ना तो यहाँ एक जगह पड़ेगी गुजरात। और उन दोनों गुजरात का एक शासक है जिसका नाम है मूलराज सेकंड। कौन है? मूलराज सेकंड। ये भी हालांकि अल्पायु में है मूलराज सेकंड, लेकिन इस समय मूलराज सेकंड की जो संरक्षिका है वो इसकी माँ है। और इसकी माँ का नाम है, एक बार एग्जाम में पूछ लिया गया, इसलिए बता भी देता हूँ, नायिका देवी। क्या नाम है? नायिका देवी। तो मूलराज सेकंड जब यहाँ गुजरात का शासक है और इधर से आक्रमण करने के लिए आया, कौन? मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी में और मूलराज सेकंड में 1178 में यहाँ पे दोनों में एक युद्ध हुआ जिसका नाम है आबू का युद्ध। आबू का युद्ध। ये जो आबू का युद्ध हुआ ना, आबू का कुछ मैदान राजस्थान में पड़ता है, कुछ गुजरात में पड़ता है। इसको गुजरात का युद्ध भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? गुजरात का युद्ध भी कहते हैं। इस आबू के युद्ध में, गुजरात के युद्ध में मूरा सेकंड ने दोस्तों मोहम्मद गोरी को परास्त कर दिया। मोहम्मद गोरी को क्या कर दिया? परास्त। यानी कि मोहम्मद गोरी की यहाँ पे क्या हो गई? हार। मोहम्मद गोरी की भारत में दोस्तों ये पहली हार। कौन सी हार? भारत में ये पहली हार। अब मोहम्मद गोरी की भारत में पहली हार हो गई। अब मोहम्मद गोरी ने सोचा कि यार इस रास्ते से यदि मैं दोबारा से लड़ने जाऊं तो दोबारा तो लठ लेके फिर से तैयार खड़ा है, मूलराज सेकंड फिर से ठोकेगा। तो उसने सोचा कि नहीं यार, मैं इस रास्ते से लड़ने नहीं जाऊं, मैं दूसरे रास्ते से लड़ने जाऊं। जब दूसरे रास्ते से लड़ने जाऊं ना तो उसने अब की बार चेंज किया, और अब की बार ये ऊपर वाले रास्ते से, इस वाले रास्ते से लड़ने के लिए आएगा, इस वाले रास्ते से। देखिए अब की बार क्या हुआ, मोहम्मद गोरी ने अपना रास्ता चेंज किया। मोहम्मद गोरी ने दोस्तों रास्ता चेंज किया, और जब रास्ता मोहम्मद गोरी ने चेंज किया, ऊपर वाले रास्ते से आ रहा है। देखिए ये जो आकृति बनी हुई है ये राजस्थान की आकृति है। देखिए ये राजस्थान की आकृति है ना। पहले तो जब आया वो मोहम्मद गोरी तो इस जगह आया, यहाँ गुजरात वाली जगह से, लेकिन अब की बार मोहम्मद गोरी ने दोस्तों रास्ता चेंज किया। देखो ये तो है मोहम्मद गोरी, गजनी अफगानिस्तान का शासक है। और मोहम्मद गोरी यहाँ से आया और रास्ते में ये ऊपर वाले रास्ते से आया ऐसे। तो रास्ते में इसने यहाँ पे दोस्तों सियालकोट, पाकिस्तान को जीता। एक जगह है दोस्तों सियालकोट जो कहाँ पे पड़ती है? पाकिस्तान में। और आगे बढ़ा और यहाँ पे आ गया, ऊपर पड़ेगा पंजाब। और 1189 में भटिंडा, पंजाब में एक जगह है जिसका नाम है भटिंडा, भटिंडा पंजाब को जीता। किसे जीता? भटिंडा पंजाब को जीता। और आगे बढ़ा तो यहाँ दोस्तों हरियाणा पड़ता है, और हरियाणा पड़ता है। और यहाँ दोस्तों एक जगह है दोस्तों जिसका नाम है दिल्ली, और दिल्ली जगह है। और यहाँ पे एक जगह है अजमेर, और अजमेर का शासक है पृथ्वीराज थर्ड, जिनका साम्राज्य दिल्ली तक फैला हुआ है। और दिल्ली में पृथ्वीराज थर्ड का बेटा दोस्तों गवर्नर के पोस्ट पर है। कौन से पोस्ट पर है? गवर्नर के पोस्ट पे लगा हुआ है, जिसका नाम है गोविंद राज। क्या नाम है? गोविंद राज। और मोहम्मद गोरी आगे बढ़ा और यहाँ आ गया,
जब यहाँ आ गया तो इसकी सूचना पहुंची पृथ्वीराज थर्ड के पास अजमेर। यहाँ एक मैदान पड़ता है दोस्तों, तराइन का मैदान। कौन सा मैदान है ये? तराइन का मैदान। जब मोहम्मद गोरी तराइन के मैदान तक पहुंचा दोस्तों, बात है ये 1191 की। कब की बात है? 1191। तो अजमेर का शासक भी अपनी सेना को लेकर पहुंच गया तराइन के मैदान में, और गोविंदराज भी पहुंच गया तराइन के मैदान में। प्यारे साथियों, गोविंदराज ने यहाँ भाले से जोर से वार किया मोहम्मद गोरी पर। मोहम्मद गोरी के 2-3 दांत टूट गए, मोहम्मद गोरी घायल हो गया, और घायल अवस्था में मोहम्मद गोरी युद्ध मैदान छोड़कर भागने लगा। देखिए, यहाँ दोनों में एक युद्ध हुआ, और युद्ध का नाम है तराइन का युद्ध। और तराइन का युद्ध कब हुआ? 1191 में। मोहम्मद गोरी वर्सेस पृथ्वीराज थर्ड में। यहाँ का शासक कौन? पृथ्वीराज थर्ड। और पृथ्वीराज थर्ड का साम्राज्य दिल्ली तक फैला हुआ है, और दिल्ली में पृथ्वीराज थर्ड का बेटा गोविंदराज गवर्नर के पोस्ट पे है, और गोविंदराज ने भाले से वार किया मोहम्मद गोरी पर। मोहम्मद गोरी के 2-3 दांत टूटे, मोहम्मद गोरी घायल हो गया, और घायल अवस्था में मोहम्मद गोरी युद्ध मैदान छोड़कर भागने लगा। भागते हुए मोहम्मद गोरी का पृथ्वीराज थर्ड ने भागते हुए मोहम्मद गोरी का पृथ्वीराज थर्ड ने पीछा नहीं किया। पृथ्वीराज थर्ड ने पीछा नहीं किया। पृथ्वीराज थर्ड ने मोहम्मद गोरी का पीछा नहीं किया, जो इतिहास में पृथ्वीराज थर्ड की सबसे बड़ी भूल मानी जाती है। सबसे बड़ी क्या मानी जाती है? भूल मानी जाती है। यदि इसको यहीं मार देता तो दोस्तों भारत में इतना बड़ा बदलाव नहीं आता उस समय। क्या हुआ? इसके बाद में मुस्लिम संप्रदाय, मुस्लिम है ना, इसके बाद में इस्लाम की स्थापना हुई भारत में। अभी बताएंगे दोस्तों। देखिए, भागते हुए गोरी का पृथ्वीराज थर्ड ने पीछा नहीं किया। अच्छा दोस्तों, इस युद्ध में क्या हुआ? मोहम्मद गोरी की फिर से हार हो गई। मोहम्मद गोरी की हार हो गई, लेकिन मोहम्मद गोरी दोस्तों भागा नहीं। मोहम्मद गोरी वहीं टिका रहा, और मोहम्मद गोरी एक साल थोड़ा सा पीछे हटा, लेकिन एक साल बाद मतलब 1192 में दोस्तों, एक साल बाद यानी कि 1192 में दोबारा से आ गया उसी मैदान में। कौन से मैदान में? तराइन के मैदान में। और पृथ्वीराज थर्ड को मैसेज भेजा कि तू इस्लाम धर्म स्वीकार कर ले। पृथ्वीराज थर्ड ने कहा कि पहले बार तो हमने भागते हुए को छोड़ भी दिया, अब की बार तो भागते हुए को छोड़ेंगे नहीं, बुरी तरीके से मारेंगे। तो गोरी समझ गया कि पृथ्वीराज थर्ड लड़ने के मूड में है, तो गोरी ने दोस्तों थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल किया। गोरी ने कूटनीति का प्रयोग किया। गोरी ने इस दौरान कूटनीति का प्रयोग किया। कौन सी नीति का प्रयोग किया? कूटनीति का प्रयोग किया। गोरी ने कहा कि भाई मैं अब लड़ना नहीं चाहता, मैं तेरे से संधि करना चाहता हूँ। पृथ्वीराज थर्ड को अगली बार प्रपोजल दे दिया कि अब लड़ना नहीं चाहता, क्या करना चाहता हूँ? मैं तेरे से संधि करना चाहता हूँ। तो संधि करने के लिए मोहम्मद गोरी ने अपना एक दूत, दूत का नाम है क्विल उल मुल्क, अपना एक दूत, और दूत का नाम है क्विल उल मुल्क। क्विल उल मुल्क को पृथ्वीराज थर्ड के पड़ाव में भेज दिया। किसके पड़ाव में भेज दिया? पृथ्वीराज थर्ड के पड़ाव में भेज दिया। इधर पृथ्वीराज थर्ड की सेना तो इस भ्रम में है कि राजा महाराजाओं में आपस में संधि चल रही है, यानी युद्ध होने से ही पहले समाप्त हो जाएगा। लेकिन प्यारे साथियों, उधर मोहम्मद गोरी की सेना रातों रात तलवारों पे धार रखती रही। इधर तो पृथ्वीराज थर्ड की सेना इस भ्रम में कि युद्ध होगा ही नहीं, संधि चल रही है राजाओं में, युद्ध होने से पहले ही समाप्त हो जाएगा। लेकिन गोरी की सेना रातों रात तलवारों पे धार रखती रही, और रात के 3-4 बजे पृथ्वीराज थर्ड की सोती हुई सेना पर मोहम्मद गोरी की सेना ने कड़ाकड़ सीधा आक्रमण कर दिया। प्यारे साथियों, इतना भयंकर आक्रमण किया कि पृथ्वीराज थर्ड घायल हो गया। पृथ्वीराज थर्ड क्या हो गया? घायल। घायल अवस्था में पृथ्वीराज थर्ड युद्ध मैदान छोड़कर भागने लगा। तो भागते हुए पृथ्वीराज थर्ड को पकड़ लिया दोस्तों सिरसा के आसपास। कहाँ पे पकड़ लिया? एक जगह है जिसका नाम है सिरसा। सिरसा पड़ता है हरियाणा में। सिरसा के आसपास पकड़ लिया, और यहीं पर पृथ्वीराज थर्ड लड़ते हुए मारे गए। यहीं पर पृथ्वीराज थर्ड की क्या हो गई दोस्तों? मृत्यु हो गई। भागते हुए पृथ्वीराज थर्ड ने भागते हुए मोहम्मद गोरी का उस समय पीछा नहीं किया, जो इतिहास में उनकी सबसे बड़ी क्या मानी जाती है? भूल मानी जाती है। इधर दोस्तों पृथ्वीराज थर्ड की पत्नी, एक इनकी पत्नी थी, और पत्नी का नाम था इच्छिनी। पत्नी का क्या नाम था? इच्छिनी।
इच्छनी ने पृथ्वीराज थड़ को बचाने का प्रयास भी किया, लेकिन इस दौरान इच्छनी यवन के तीर से मारी गई, मतलब मोहम्मद गोरी के तीर से मारी गई और पृथ्वीराज थर्ड दोस्तों लड़ते हुए मारे गए। ये तो है दोस्तों हकीकत के इतिहास की बात। प्यारे साथियों, ये जो इतिहास है ना, इतिहास देखो, पृथ्वीराज थर्ड हमने पढ़ा अभी कौन, पृथ्वीराज थर्ड। और पृथ्वीराज थर्ड अभी तराइन के सेकंड युद्ध के उपरांत सिरसा के आसपास लड़ते हुए मारे गए। पृथ्वीराज थर्ड के दरबार में या पृथ्वीराज थर्ड ने दोस्तों अजमेर में, कहाँ की बात है, अजमेर में, अजमेर में कला साहित्य, कला एवं साहित्य, कला एवं साहित्य विभाग की स्थापना की, कला एवं साहित्य विभाग की स्थापना की। क्या किया, कला एवं साहित्य विभाग की स्थापना की। पृथ्वीराज थर्ड ने अजमेर में कला एवं साहित्य विभाग की स्थापना की, जिसका अध्यक्ष, ये जो कला एवं साहित्य की स्थापना की ना, इसका अध्यक्ष पद्मनाभ को बनाया। किसे बनाया, जिसका अध्यक्ष पद्मनाभ को बनाया। प्यारे साथियों, पृथ्वीराज थर्ड के दरबार में कुछ विद्वान भी रहते थे। कौन रहते थे, कुछ विद्वान रहते थे। और कौन कौन विद्वान रहते थे, एक तो था दोस्तों जिसका नाम है चंद्रवरदाई, एक विद्वान था जिनका नाम है चंद्रवरदाई। एक विद्वान है दोस्तों जिसका नाम है दोस्तों नागेश्वर, नागेश्वर। एक विद्वान है जिनका नाम है जनार्दन, और एक विद्वान है जिनका नाम है जय नायक। पृथ्वीराज थर्ड के विद्वान दरबार में कुछ विद्वान रहते थे। एक विद्वान है जिसका नाम है चंद्रवरदाई। चंद्रवरदाई ने एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम है पृथ्वीराज रासो। कौन सा ग्रंथ लिखा, पृथ्वीराज रासो। और जयनायक ने भी एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम है दोस्तों पृथ्वीराज विजय। कौन सा ग्रंथ लिखा, पृथ्वीराज विजय। जयनायक ने अपने ग्रंथ पृथ्वीराज विजय में कहीं पर भी तराइन के युद्ध का वर्णन, कहीं पर भी तराइन के युद्ध का वर्णन नहीं किया, कहीं भी तराइन के युद्ध का वर्णन नहीं किया है। लेकिन चंद्रवरदाई ने अपने ग्रंथ पृथ्वीराज रासो में तराइन के युद्ध का वर्णन, तराइन के युद्ध का वर्णन, तराइन के युद्ध का वर्णन किया है, तराइन के युद्ध का वर्णन किया है। चंद्रवरदाई ने क्या कहा, चंद्रवरदाई ने यह कहा कि ये जो तराइन का सेकंड युद्ध हुआ ना 1192 में, तराइन का जो ये दूसरा युद्ध हुआ, तराइन के दूसरे युद्ध में दोस्तों पृथ्वीराज थर्ड घायल हो गया। पृथ्वीराज थर्ड क्या हो गया, घायल हो गया। पृथ्वीराज थर्ड को घायल अवस्था में दोस्तों मोहम्मद गोरी ने पकड़ लिया, और मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज थर्ड को कहा कि तू इस्लाम धर्म स्वीकार कर। उसने इस्लाम धर्म स्वीकार नहीं किया तो गोरी इसको पकड़ के गजनी ले गया। कहाँ ले गया, गजनी ले गया, और इसको बंदी बना लिया। क्या बना लिया, बंदी। और बंदी बना करके इसको गजनी ले गया और कहा कि इस्लाम धर्म स्वीकार कर। पृथ्वीराज थर्ड ने इस्लाम धर्म स्वीकार नहीं किया तो उसको कहा कि पहले तो नजरें नीची कर। उसने नजरें भी नीची नहीं की, नजरें नीची नहीं की ना, तो पृथ्वीराज थर्ड की दोस्तों आंखें फोड़ दी। पृथ्वीराज थर्ड की आंखें फोड़ दी, आंखें फोड़ दी है, और आंखें फोड़ करके दोस्तों जेल में डाल दिया। किस में डाल दिया, जेल में डाल दिया। कुछ दिनों बाद पृथ्वीराज थर्ड का दरबारी कवि और मित्र भी है चंद्रवरदाई, जो इससे मिलने वहां पहुंचता है। कहाँ, गजनी में पहुंचा। ये सब कुछ लिखा हुआ है चंद्रवरदाई के ग्रंथ पृथ्वीराज रासो में। तो वहां गजनी में मिलने जब गया तो पृथ्वीराज थर्ड की लोकेशन तो जेल में है, वो तो जेल में पड़ा हुआ है। पृथ्वीराज थर्ड ने उसको अपनी व्यथा सुनाई कि यार इस जेल से रिलीज होने का कोई तरीका बता। उसने कहा कि चल मैं कोई गोरी को बात करता हूँ। अगले दिन गौरी से जाके मिला चंद्रवरदाई, और गौरी को कहा कि तुमने जो ये बंदी बना के रख रखा है अजमेर का शासक, ये कोई नॉर्मल आदमी नहीं है, ये तो महान शब्दवेदी बाण चलाने वाला आदमी है। ये आवाज के इशारे पर बाण मारता है, ये इतना बड़ा विद्वान है, ये आवाज के इशारे पर बाण मारता है, इनसे तमाशा कराओ, खेल कराओ। तो मोहम्मद गौरी ने अगले दिन उनका खेल कराने के लिए
तमाशा कराने के लिए एक बहुत बड़े अखाड़े का आयोजन किया। और उस अखाड़े में दोस्तों मोहम्मद गोरी को लाया गया, सॉरी पृथ्वीराज थर्ड को लाया गया, और उसमें दोस्तों चंद्रबरदाई को भी लाया गया। और एक ऊंचे से सिंहासन पर दोस्तों मोहम्मद गोरी जाके खड़ा हो गया। एक ऊंचे से सिंहासन पर मोहम्मद गोरी बैठ गया। अब दोस्तों यहाँ पृथ्वीराज थर्ड को अखाड़े में लाया गया, सामने उसके चंद्रबरदाई है, तो चंद्रबरदाई ने उसको एक दोहा सुनाया, और दोहा में ये सुनाया कि 4 बांस 24 गज। दोहा में ये सुनाया कि 4 बांस 24 गज, 4 बांस 24 गज, 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, अंगुल अष्ट प्रमाण, 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है, ता ऊपर सुल्तान है, ता ऊपर सुल्तान है, मत चूके चौहान, मत चूके चौहान। ये दोहा सुनाया कि 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, और ता ऊपर सुल्तान है, मत चूके चौहान। कि तेरे से मोहम्मद गोरी की दूरी कितनी है, इस बात की कोडिंग बता दी कि 4 बांस की मन ही मन में जगह छोड़ ले, कितनी 4 बांस, और जगह छोड़, 4 बांस 24 गज, 24 गज की जगह छोड़ ले, 4 बांस की जगह छोड़ ले, और कितनी जगह छोड़ ले, 24 गज, 4 बांस 24 गज, और जगह छोड़ ले 8 आंगुल, 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, कि उसे 8 आंगुल की जगह और छोड़ ले, 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, और ताऊ पर सुल्तान है, ताऊ पर गोरी है, मत चुके चौहान। तो उसी इशारे पर पृथ्वीराज थर्ड ने बाण चलाया, और सीधा ऊपर बैठे हुए, ऊपर सिंहासन पर बैठे हुए मोहम्मद गोरी में लगा, और मोहम्मद गोरी ऊपर से सीधा नीचे आया, और साथियों नीचे से मोहम्मद गोरी सीधा ऊपर पहुंच गया। कहाँ पे पहुंच गया? सीधा ऊपर पहुंच गया। अब बताओ, जब मोहम्मद गोरी ऊपर पहुंच गया तो मोहम्मद गोरी की सेना पृथ्वीराज थर्ड को, चंद्रबरदाई को छोड़ेगी क्या? नहीं। इसलिए पृथ्वीराज थर्ड ने चंद्रबरदाई में चाकू मार दिया, और चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज थर्ड में चाकू मार दिया। ये सब कुछ चंद्रबरदाई ने लिखा है अपने ग्रंथ पृथ्वीराज रासो में। चंद्रबरदाई ने लिखा है पृथ्वीराज रासो में। अच्छा साथियों, दोनों की इनकी भी डेथ हो गई। इस हिसाब से पृथ्वीराज थर्ड की जो छतरी बनी हुई है वो गजनी में बनी हुई है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि पृथ्वीराज थर्ड की छतरी कहाँ पे बनी हुई है, तो याद रखना है पृथ्वीराज थर्ड की छतरी गजनी में बनी हुई है। इस हिसाब से आपको ये अंडरस्टूड है, खुद ही समझना है कि ये जो पूछ रहा है किसके हिसाब से पूछ रहा है। ये इस हिसाब से पूछ रहा है कि यार उसको बंदी बना के वहां ले गया, इसका मतलब ये चंद्रबरदाई के ग्रंथ पृथ्वीराज रासो के अनुसार बात कर रहा है। तो आंसर देना है कि पृथ्वीराज थर्ड की छतरी कहाँ पे बनी हुई है, तो गजनी में बनी हुई है। पृथ्वीराज थर्ड की मृत्यु कहाँ पे हुई, तो याद रखना है सिरसा के आसपास हुई। प्यारे साथियों देखो, पृथ्वीराज थर्ड 1192 में 1192 में पृथ्वीराज थर्ड सिरसा के आसपास लड़ते हुए मारे गए, लड़ते हुए मारे गए। तो पृथ्वीराज थर्ड के बाद 1192 के बाद पृथ्वीराज थर्ड का बेटा गोविंदराज, उसने गोविंदराज ने उसको कहा मोहम्मद गोरी को कि सर आपने मेरा बाप तो मार दिया है, अब मैं क्या करूं? देखो मैं तुमको टाइम टू टाइम टैक्स देता रहूंगा, कोई गड़बड़ी नहीं करूंगा, मुझे यहाँ का शासक रहने दो, मुझे यहाँ का राजा बनाओ। तो मोहम्मद गोरी ने अजमेर का शासक अब किसे बना दिया? गोविंदराज को बना दिया। अजमेर का शासक किसे बना दिया? गोविंदराज को बना दिया। 1192 से 1194 तक अजमेर की शासन व्यवस्था गोविंदराज ने चलाई। किसने चलाई? गोविंदराज ने चलाई। लेकिन 1194 आते आते उधर दिल्ली की सत्ता कुतुबुद्दीन ऐबक के हाथ में आती है, और कुतुबुद्दीन ऐबक देखता है कि यार अजमेर में तो गोविंदराज शासन कर रहा है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने गोविंदराज से